तो देखिए फेट का कैसे है, आर क्यू ऑफ फेट। देखिए आर क्यू ऑफ फेट में वसा तेलीय बीजों में फेट संचित, जो वसा है वो तेलीय बीजों में संचित होती है और अंकुरण के समय तेलीय बीजों में, अंकुरण के समय वसा श्वसनाधार होती है। ठीक है, अंकुरण के समय वसा श्वसनाधार का काम करती है। ठीक है, इस तरह से क्लियर। तो देखिए ये जो तेलीय बीज है इनके अंदर ये श्वसनाधार का काम करती है और इसमें ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए ऑक्सीडेशन की क्रिया के लिए, ऑक्सीडेशन की इस दौरान जब फेट होता है तो ऑक्सीडेशन के लिए अधिक क्या चाहिए, O2 चाहिए। क्या चाहिए, अधिक O2 चाहिए। क्यों चाहिए अधिक O2? क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन सीधे नहीं होता है। पहला कारण तो क्या है कि अधिक ऑक्सीजन चाहिए पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, और ऑक्सीडेशन सीधा भी नहीं होता है। पहले इसका अपघटन किस में होता है, वसा अम्लों में होता है। तो वसा का पहले किस में अपघटन होगा, वसा अम्लों व गिल्सरॉल, वसा अम्ल व गिल्सरॉल में अपघटन होता है। पहले वसा का इनमें अपघटन होगा व कुछ O2 का उपभोग होता है। तो इस दौरान क्या है, ऑक्सीजन कुछ काम आ जाती है तो कुछ O2 का उपभोग हो जाता है। क्लियर, क्योंकि ऑक्सीजन इसीलिए ज़्यादा चाहिए यहाँ पर। तो वसा का RQ 1 से कैसा होता है, हमेशा कम होता है। वसा का RQ 1 से क्या होगा, कम होता है। ठीक है, क्लियर। कैसे होता है जरा देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं ट्राई पामेटीन। ठीक है, ट्राई पामेटीन। तो इस दौरान देखिए (145) O2 ये क्रिया हो रही है। तो 102 CO2 और 98 H2O, 102 CO2 व 98 H2O, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए RQ का मान यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना होता है। RQ का सूत्र क्या होता है, CO2/O2। तो 102/145 और ये हो जाता है 0.7। तो आप देख सकते हैं 1 से कम होता है वसा अम्लों का, या वसा का RQ 1 से कम होता है। दोबारा से देखिए RQ ऑफ फैट में तेलीय बीजों में अंकुरण के समय वसा श्वसनाधार का काम करती है और इस दौरान ऑक्सीडेशन के लिए अधिक O2 चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि वसा पहले वसा अम्लों और गिल्सरॉल में टूटती है, तो उस दौरान कुछ O2 काम आ जाती है। तो वसा का RQ 1 से हमेशा कैसा होता है, कम होता है। इसको हम सामने देख रहे हैं, यहाँ पर देखें इस अभिक्रिया में 145 O2 है और 102 CO2 है। जब RQ निकालते हैं तो ये 0.7 आता है, अर्थात 1 से कम आता है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपभोग अधिक हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। RQ ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए भी लगभग इतना ही आता है, 0.7 या 0.79 जो है वो प्रोटीन के लिए RQ आएगा। ठीक है, तो प्रोटीन में जब हम देखते हैं कि जो
श्वसनाधार है वो प्रोटीन के रूप में प्रयुक्त हो रही है और ये प्रोटीन युक्त बीजों में अंकुरण के समय ऐसा होता है। तो प्रोटीन का जो श्वसन गुणांक है वो कितना होता है, 0.79 के आसपास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 हो गए हैं। प्रोटीन को मैंने शॉर्ट में निपटा दिया क्योंकि ये इसके लगभग बराबर ही होता है फैट के। आगे चलते हैं, मांसल पादपों का RQ। मांसल पादपों का RQ कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। ठीक है, अब देखिए क्यों होता है 0। सबसे पहली बात तो ये कि इनमें श्वसनाधार कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात, अब इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। परंतु क्या होगा, श्वसनाधार तो ये काम आ रहा है, लेकिन मध्यवर्ती पदार्थ बनने से, मध्यवर्ती पदार्थ बनने से इसका पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। इसका पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो पाता है। ठीक है, और CO2 भी मुक्त नहीं होती। ठीक है, CO2 भी क्या नहीं होती है, मुक्त नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ये तो होता है दिन के समय, लेकिन रात्रि के समय क्या होता है। रात्रि के समय जो मांसल पौधे हैं उनमें रंध्र खुले रहते हैं, तो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और कार्बोहाइड्रेट का आंशिक ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये तो देखिए ये तो है एक जनरल प्रोसेस। हमने एक नॉर्मल जो यूजुअली एक बात कही है, इसमें श्वसनाधार कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है, परंतु मध्यवर्ती पदार्थ बनने की वजह से इसका पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त नहीं होती। ठीक है, लेकिन रात्रि के समय क्या होता है, रंध्र खुले रहते हैं। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र खुले रहते हैं, तो O2 का अवशोषण होता है। क्लियर, O2 का क्या होगा, अवशोषण होता है। रात्रि के समय O2 का अवशोषण होगा और कार्बोहाइड्रेट का आंशिक ऑक्सीडेशन होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट का आंशिक ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का आंशिक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर क्या नहीं बन पाता, CO2 नहीं बन पाता। ठीक है, क्लियर। तो RQ बराबर कैसा होगा, यहां पर अब देखें हम तो ये हो जाता है RQ बराबर 0। क्लियर, यानी RQ का मान जो है वो हम अभी तक बता नहीं सकते। इसी तरह से दिन में रात्रि में बने पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है। दिन में, अब देखिए रात्रि में तो CO2 ऐसे ही नहीं बन रही, अब दिन में देखिए क्या होता है। दिन के समय रात्रि में बने पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लियर, तो CO2 रिलीज भी होती है, CO2 बनती है, परंतु फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है। ठीक है, कहाँ काम आ जाती है, फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है। ठीक है, तो RQ कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्लियर। इस तरह से तो प्रत्यक्ष रूप से RQ मुक्त नहीं होती है। किनमें, कहाँ पर मुक्त नहीं होती है RQ, सकुलेंट प्लांट में मुक्त नहीं होती है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि रात्रि के समय रंध्र खुले रहते हैं, O2 का अवशोषण भी होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट का आंशिक ऑक्सीडेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाती। दिन के समय रात्रि में जो पदार्थ बनते हैं उनका दिन के समय पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, परंतु उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल के दौरान कर लिया जाता है, और इसलिए सकुलेंट या मांसल पौधों में RQ कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे।
देखिए 2C6H12O6, ठीक है, प्लस 6 और 3O2, उत्पाद इससे क्या बनेगा, C4H6O5, ठीक है, प्लस 3CO2। तो अब आप देख सकते हैं, सॉरी 3H2O बनेगा, 3H2O बनेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर 3 हो गया। क्लियर। अब देखें RQ कितना होगा, तो देखिए ऑक्सीजन तो है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, इसलिए यहाँ पर नील है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, 0, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से RQ का मान 0 होगा, कहाँ पर, जो मार्शल पौधे हैं उनमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है RQ ऑफ कार्बोनिक एसिड, RQ ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में RQ का मान 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। क्लियर। कैसे होता है ज़्यादा, जैसे हम मैलिक एसिड को लेकर के चलेंगे, यहाँ पर देखें RQ CO2 अपॉन O2, तो ये देखिए 4/3, तो ये हो जाता है 1.33। क्लियर। तो 1 से ज़्यादा होगा। इस तरह से जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है ये, ठीक है, तो इसका RQ का मान कितना होगा, 1 से ज़्यादा होगा। इसी तरह से टार्ट्रिक एसिड का 1.6 होता है। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड का हमने देख लिया। अब आते हैं परिपक्व होते वसा बीजों का RQ। परिपक्व होते वसा बीजों का RQ, ठीक है, परिपक्व होते वसा बीजों का RQ। अब देखिए इनमें जब परिपक्वन होता है तो उसमें सरल कार्बोहाइड्रेट का वसा में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और वो श्वसन में काम आ जाती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का किस में परिपक्वन के समय ये किस में बदल जाती है, वसा में बदल जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होकर रेस्पिरेशन में काम आ जाती है, ठीक है। इस तरह से रेस्पिरेशन में काम आ जाती है। क्लियर। परिपक्व होते वसा बीजों में जब परिपक्वन हो रहा होता है तो कार्बोहाइड्रेट वसा में बदल जाती है और ऑक्सीजन मुक्त होकर रेस्पिरेशन में काम आ जाती है। तो इस प्रकार श्वसन हेतु ऑक्सीजन बाहर से प्राप्त किए बिना ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, यानी कि इसमें बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार परिपक्वन के समय बीजों का RQ 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है, परंतु आपको याद रखना है कि ये परिपक्वन के समय होता है, ठीक है। परिपक्वन के समय 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर। वो इसलिए ही होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर से नहीं लेनी पड़ती है। क्लियर। तो बाहर से अगर ऑक्सीजन लेनी पड़े, यानी बाहर से जब उसका अवशोषण होता है, तब हम बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें 1 से इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बाहर से तो है ही नहीं, यहीं पर आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट जब वसा में चेंज होती है तो ऑक्सीजन मुक्त होती है और उसी ऑक्सीजन को फिर आगे रेस्पिरेशन में काम में ले लिया जाता है, इसलिए RQ का मान 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि ये तो परिपक्वन के समय होता है, लेकिन अंकुरण के समय क्या होता है, अंकुरण के समय जो RQ का मान है वो कितना होता है, 1 से कम होता है। 1 से कैसा होगा, कम होगा।
वो क्यों होता है कम? क्योंकि वहां पर शोषणाधार क्या है? फेट होती है, और फेट का मैंने आपको बताया था RQ का मान 1 से कम होता है। क्लियर? ये याद रखना है आपको। तो अंकुरण के समय, लेकिन अंकुरण के समय 1 से कम होता है। ठीक है? कारण क्या है इसका? कारण है वसा शोषणाधार होती है। क्लियर? ये बात है। आगे चलते हैं, लास्ट अनोक्सी शोषण का RQ। अनोक्सी शोषण का RQ इसका RQ कितना होगा अनोक्सी शोषण का? तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का तो यूज ही नहीं हो रहा है, तो फिर RQ कैसा हो सकता है? RQ होगा अनंत। ठीक है? कैसा होता है ये? अनंत होता है। क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। क्लियर? ऑक्सीजन का यूज नहीं है तो फिर RQ का मान अनंत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि CO2 बराबर बटे O2 होता है RQ। तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, CO2 की मात्रा ज़्यादा ही है, तो इसके लिए हम इसका जो मान है वो नहीं निकाल पाते हैं। जैसे हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से C6H12O6। ठीक है? अब ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो फिर क्या बनेगा? 2CO2 प्लस 2C2H5OH, यानी एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो एल्कोहल का निर्माण होने के दौरान इस तरह से हम देख सकते हैं, 2 तो मान है CO2 का, जबकि ऑक्सीजन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है अनोक्सी शोषण के RQ का, क्योंकि ऑक्सीजन काम ही नहीं आती है, इसलिए इसका RQ नहीं निकाला जा सकता। आगे चलते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के प्रकार। पहला प्रकार आता है नंबर 1, वो है ऑक्सीश्वसन। ठीक है? इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वायवीय श्वसन भी कहते हैं। अब देखिए जो वायवीय श्वसन होता है वो जनरल जो प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है? ये बन जाता है 6H2O प्लस 6O2, सॉरी CO2। और एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाती है। ठीक है? 686 कैलोरी जो एनर्जी है, किलो कैलोरी। तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सीधे ग्लूकोज से क्रिया नहीं करती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए जल अणुओं की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन, ये मैंने समीकरण आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है, लेकिन मैंने शुरुआत में जब रेस्पिरेशन पढ़ाना शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन सीधे ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं करती है, यह केवल अंतिम उपचायक का काम करती है और बनने वाले मध्यवर्ती यौगिकों की हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के क्या बना लेती है? जल बनाती है। आगे जो जल बनेगा वो मध्यवर्ती यौगिकों की हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के जल बनाएगी ये ऑक्सीजन। ठीक है? तो इस प्रकार से इस समीकरण को हम दुरुस्त करेंगे तो यही हो जाती है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है? तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसके अंदर जल अणु काम आते हैं और आगे जल अणुओं का निर्माण भी होता है। इस तरह से तो ये है ऑक्सीश्वसन। क्लियर? अब अनॉक्सीश्वसन क्या है? ऑक्सीश्वसन में देखिए मैं आपको बता दिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, परंतु ऑक्सीजन सीधे ग्लूकोज से क्रिया नहीं करती है, इसके लिए जल अणुओं की आवश्यकता रहती है। सीधे उपयोग नहीं करती है, ऑक्सीजन सीधे ग्लूकोज से क्रिया नहीं करती, केवल अंतिम उपचायक का काम करती है। यानी
जो मध्यवर्ती यौगिक बनेंगे उनकी हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के आगे जल का निर्माण करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनॉक्सीशोषण के बाद ऑक्सीशोषण के बाद अनॉक्सीशोषण, दूसरा जो आता है वो है अनॉक्सीशोषण। ठीक है, नंबर 2, ये क्या है? इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, इसमें कार्बनिक एसिड का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। कार्बोनिक एसिड्स का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्बनिक एसिड का अपूर्ण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का क्या हो रहा है? अपूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है। जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जल व कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनते हैं, जल व CO2 नहीं बनते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थ बनते हैं, अन्य पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनते हैं लेकिन अन्य पदार्थ बन जाते हैं, तो इसमें अल्प या आंशिक ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऊर्जा कम बनती है, ऊर्जा कम बनती है। ठीक है, ऊर्जा कम बनती है, कम या आंशिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अन्य पदार्थों में जैसे एल्कोहल का निर्माण होता है। क्लियर? तो इसमें देखेंगे हम किस तरह से ये क्रिया है, तो देख लेते हैं किस तरह से होती है ये। C6H12O6। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो काम आ ही नहीं रही है, तो CO2 बन जाएगी एक, तो थोड़ी सी मात्रा में बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा दुरुस्त कर देते हैं, जो है जल व CO2 नहीं बनते या कम CO2 बनती है। ठीक है, +2C2H5OH ये अल्कोहल बन रहा है और लगभग 56 किलो कैलोरी ऊर्जा बन रही है, तो ऊर्जा की मात्रा इससे बहुत ही कम रिलीज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का शोषण क्या कहलाता है? अनॉक्सीशोषण कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कार्बोनिक एसिड का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, जल व CO2 नहीं बनते या फिर कम CO2 बनती है, अन्य पदार्थ बन जाते हैं जैसे अल्कोहल, ऊर्जा बहुत कम बनती है, कम या आंशिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है अनॉक्सीशोषण, इसे अवायवीय शोषण भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ हमारे लिए अब देख लेते हैं अवायवीय जीव क्या है, जिनके अंदर अवायवीय शोषण कंप्लीट हो रहा है, वो क्या है? कुछ सूक्ष्म जीव या हम कह सकते हैं जीवाणुओं में अनॉक्सीशोषण देखने को मिलता है, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। कुछ अनेक पादप और जीवाणु जिनके अंदर वायवीय शोषण होता है, पादपों में कैसा होता है? वायवीय शोषण हो रहा है, जीवाणुओं में थोड़े में कुछ में पाया जाता है वायवीय शोषण, परंतु जरूरत पड़ने पर इनके अंदर भी कुछ समय के लिए अवायवीय शोषण हो सकता है। तो इस प्रकार का शोषण या इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं? फैकुलेटिव एनारोब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकल्पिक अवायवीय जीव कहलाते हैं। विकल्पिक अवायवीय जीव कौन से होते हैं? कि ऐसे पादप या जीवाणु जिनके अंदर वायवीय शोषण तो होता है, परंतु जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए अवायवीय शोषण भी इनके अंदर होता है, तो ये कहलाते हैं विकल्पी अवायवीय जीव। और कुछ जीवाणु जो अवायवीय शोषण करते हैं, नॉर्मली यूजुअली क्या करते हैं? वो अवायवीय शोषण करते हैं, परंतु कुछ कंडीशन में वो वायवीय शोषण भी कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं विकल्पी वायु जीव। ठीक है, तो एनारोबिक और एरोबिक और एनारोबिक जो शोषण है उसमें थोड़ा सा अंतर हम देख लेते हैं। अब क्या क्या है एरोबिक और एनारोबिक?
व अनॉक्सी, इनमें थोड़ा सा अंतर हम देख लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है वायवीय, ये अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, तो ये तो होता है पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्टार्च या हम कह सकते हैं ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके अंदर तो क्रिया ये होती है एरोबिक में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन, इन दोनों में पहला अंतर तो यही हो गया है। ठीक है, कि उसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, इसमें ऑक्सीजन है। अंतिम उत्पाद यहाँ पर क्या होते हैं, अंतिम उत्पाद यहाँ पर क्या क्या होंगे, CO2 प्लस H2। यहाँ पर अंतिम उत्पाद क्या क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2O। ठीक है, और वहाँ पर क्या बनेंगे अंतिम उत्पाद, यहाँ पर बनते हैं C2H5OH या फिर लैक्टिक एसिड। ठीक है, प्लस कम CO2। ठीक है, कम CO2 बनती है। क्लियर। तीसरा अंतर, उच्च पादपों में हमेशा जारी रहता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन उच्च पादपों में हमेशा जारी रहता है और यह उच्च पादपों में अस्थायी रूप से असामान्य परिस्थितियों में ही होता है। उच्च पादपों में अस्थायी, ठीक है, असामान्य परिस्थितियों में ही होता है। क्लियर। उच्च पादपों में अस्थायी है और असामान्य परिस्थितियों में ही देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नंबर 4 अंतर, ऊर्जा अधिक बनती है, ऊर्जा अधिक बनती है। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP बनती है। कितनी बनती है, 38 ATP बनती है। ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP बनती है और वहाँ पर कितनी बनती है, ऊर्जा कम बनती है, ऊर्जा कम बनती है। ठीक है, तो ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP बनती है। कितनी ATP बनती है, 2 ATP बनती है। तो देखिए ऊर्जा बहुत ही कम है, यहाँ पर तो 38 ATP बन रही है और उधर 2 ही ATP बन रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला नंबर, पौधों पर विषकारी प्रभाव नहीं होता है। इसका पौधों पर विषकारी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। इसका पौधों पर विषकारी प्रभाव नहीं होता है, इस पर होता है। ये जो एनारोबिक है इसका पौधों पर विषकारी प्रभाव होता है। और ये अगला अंतर है, साइटोप्लाज्म व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। क्लियर। और ये केवल कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, केवल कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो ये इसके अंतर है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर यही है कि ऑक्सी में O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, एनारोबिक में ऐसा नहीं होता है। अंतिम उत्पाद CO2 और H2O बनते हैं ऑक्सी में, जबकि वहाँ पर अल्कोहल और कम CO2। ये उच्च पादपों में हमेशा जारी रहता है, वो नहीं रहता है। उच्च पादपों में अस्थायी होता है, सामान्य परिस्थितियों में होता है। ऊर्जा अधिक बनती है, ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP बनते हैं, जबकि वहाँ पर 2 ATP बनते हैं। इसका पौधों पर विषकारी प्रभाव नहीं होता है, जबकि अनॉक्सी शोषण का पौधों पर विषकारी प्रभाव होता है। और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, लेकिन वो केवल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कल की क्लास में हम ATP के बारे में जानेंगे। ATP बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ATP देखेंगे
और फिर आगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।